एपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं शंभुनाथ तिवारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्नपत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीत का स्वरूप एवं रीत काल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप रीत काल के संदर्भ में रीत के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, रीत के अलग अलग अर्थों से परिचित हो पाएंगे, रीत और रीत काल के पारस्परिक संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, रीत काल का सामान्य परिचय प्राप्त करने के साथ उसके आशय से परिचित हो पाएंगे, रीतकालीन काव्य को प्रेरित करने वाले तत्वों के रूप में उसके प्रेरणा स्रोत एवं उत्स से भी भली भांति परिचित हो पाएंगे, रीतकाल की काव्य रचना में प्रेरक उस काल की विविध परिस्थितियों के विषय में भी विस्तार से जान पाएंगे। हम इस पक्ष पर बातचीत करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का लेखन करते हुए जब उसका काल विभाजन किया तो वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है, और उस प्रामाणिक काल विभाजन में उन्होंने मध्यकाल के दो हिस्से किए, जिसके बाद वाले हिस्से को उन्होंने ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल कहा, और उस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसके आधार पर उसको उन्होंने उसका नामकरण रीतकाल के रूप में स्वीकार किया। उस काल में अगर आप देखते हैं तो जो व्यापक रूप से जो काव्य रचना की मूल प्रवृत्ति है वो श्रृंगार की है, और श्रृंगार के साथ साथ जो काव्यांग विवेचन करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल की एक बहुत बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसलिए इस काल में श्रृंगारपरक रचनाओं और काव्यशास्त्रीय रीत ग्रंथों की बहुलता हमें दिखाई देती है। हालांकि अन्य तरह की रचनाएं भी इस काल में की गई हैं, लेकिन वो परिमाण और गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत कम हैं, और श्रृंगार और वीर के सामने वो गौण हैं। श्रृंगार ही उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है, और ध्यान से अगर हम देखें तो जो शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि है वे उस नामकरण में रीत पर अपनी दृष्टि को टिकाते हैं। ये रीत काल नाम उनको कहाँ से मिला, तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को कुछ प्रकरणों में बांटा है। उसमें जो 7वां प्रकरण है उसका नाम उन्होंने उस कालावधि को रीत काव्य के रूप में जाना है, चिन्हित किया है। रीत कहने के पीछे शुक्ल जी का यह तात्पर्य है कि इस काल में जो काव्यांग विवेचना करने वाले लक्षण ग्रंथ हैं उनका प्रणयन बहुतायत से होता है। इस काल में अधिकतर कवि लक्षण ग्रंथों के पूर्ववर्ती माध्यम से जो संस्कृत काव्यशास्त्र की बधी बधाई रीति है, यानी जो परंपरागत रचना पद्धति है, उसी के आधार पर वो काव्य रचना कर रहे थे, और उसी काल में काव्यांग विवेचन विषयक जो काव्य रचनाएं हैं, रस छंद अलंकार नायिका भेद या अन्य श्रृंगारिक विषयों से संबंधित रचनाएं थीं, उनको रीति विशेषण से संबोधित किया जाता था, जैसे अलंकार रीति, रस रीति, कवित्व या काव्य रीति। यह एक परंपरा बन गई थी, प्रथा बन गई थी। शुक्ल जी के जो रीतकाल नामकरण का आधार है वो इस रीति और काव्य रीति, इसी को हम स्वीकार कर सकते हैं। यही एक आधार बन गया उनके लिए, ताकि वो रीति और काव्य रीति के आधार पर ही उसको रीतकाल कहने का आग्रह करते हैं। अब ये जो काव्य रचना पद्धति है ये पहले ही प्रयुक्त होने लगी थी, और शुक्ल जी ने उसी को उस रीति काव्य और काव्य रीति के रूप में ग्रहण कर लिया और ये मान लिया कि ये उपयुक्त है।
रीतकाल के परिवेश में रीत ग्रंथ, निरूपण और नायिका भेदी श्रृंगारपरक रचनाओं की प्रमुखता के कारण आचार्य शुक्ल उस कालखंड को रीतकाल कहते हैं। श्रृंगार की व्यापक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, जैसा मैं पहले बता रहा था कि श्रृंगार काल कहे जाने का भी संकेत वे करते हैं। रीतकाल के रूप में रेखांकित करने के पीछे उनका आशय ये भी था कि ये काव्य रचना के जो प्रेरणा स्रोत हैं वे संस्कृत काव्यशास्त्र के अलंकार, ध्वनि और रस संप्रदाय के ग्रंथ रहे हैं, और जो दो प्रमुख प्रवृत्तियां इस आधार पर निर्मित हुईं वे अपने पूर्ववर्ती संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर हुईं। रीतकालीन काव्य रचना में जहाँ एक और लक्षण ग्रंथों के माध्यम से लक्षण और उदाहरण के रूप में रची गई कविताएं हैं, तो दूसरी ओर नायक नायिका भेद विषयक श्रृंगारी रचनाएं भी बहुलता से दिखाई देती हैं। इसी के साथ गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य प्रेम के आधार पर श्रृंगारी चित्रण भी दिखाई देता है। आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता व्यक्त करने वाली बहुत सारी रचनाएं भी दिखाई देती हैं। राधा कृष्ण की भक्ति से विषयक जो संस्कृत हिंदी की गीत काव्य परंपरा है उससे प्रभावित श्रृंगारिक रचनाएं भी इस काल में दिखाई देती हैं, और रति काम क्रीड़ा विषयक बहुत घोर श्रृंगारी रचनाएं भी इस काल में की जा रही थीं। रीतकाल की काव्य रचनाओं का उत्स या प्रेरणा स्रोत अपने से पहले के प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत और हिंदी रचनाओं में तो विद्यमान है ही, उनका पूरा प्रभाव भी उन पर दिखाई देता है। सामंती और दरबारी परिवेश में फलने फूलने वाली रीतकाल की पूरी कविता फारसी उर्दू कविता के प्रभाव से भी मुक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में फारसी उर्दू की जो श्रृंगारपरक रचनाएं हैं उनका परिवेश और रीतकालीन काव्य रचना का परिवेश लगभग एक जैसा है। रीतकालीन काव्य को बहुत सरस, रसमय और कलात्मक रूप देने में जो पूर्ववर्ती सांगीतिक परिवेश रहा है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रीतकाल में जो कुछ भी साहित्य रचा गया है वो अपने काल के युगीन परिवेश की ज़रूरत और उसी के अनुरूप उस काल की परिस्थितियों की स्वाभाविक परिणति कहा जा सकता है, जिस पर दरबारी और सामंती प्रभाव पूरी तरह दिखाई देता है। आश्रयदाताओं की जो कला प्रियता है, उनकी जो अतिविलासी अभिरुचि है, उसके प्रभाव के कारण ही रीतकाल का जो काव्य है वह श्रृंगारी स्वरूप के रूप में सामने आता है। वो बहुत कलात्मक है, उसका शिल्प विधान बहुत मोहित करने वाला है, और इस क्रम में रीतकालीन काव्य काव्यत्व के अनुरक्षण की दृष्टि से अद्वितीय है और अनुपम है। स्वाभाविक रूप से रीतकालीन काव्य रचना के स्वरूप निर्धारण में उस समय की विभिन्न परिस्थितियों का विशिष्ट योगदान स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरे अर्थों में रीतकालीन काव्य युगीन परिवेश और परिस्थितियों की स्वाभाविक उद्भूति है। इस काल की काव्य रचना पर उस काल की विभिन्न परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव है, जिनके विवेचन विश्लेषण के बिना उस काव्य रचना को समझा नहीं जा सकता। इसलिए रीतकालीन विषयक रीतकाल के जो मूल्यांकन के अंतर्गत रीत के रूप पर व्यापक रूप से समीक्षात्मक दृष्टिकोण हम डालना चाहेंगे, और इस तरह रीतकालीन काव्य रचना की विस्तृत पृष्ठभूमि के स्पष्टीकरण के लिए उसके प्रेरणा स्रोत एवं उसकी विभिन्न परिस्थितियों का सम्यक आकलन जरूरी हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि रीत का स्वरूप क्या है। सामान्य अर्थ में रीत जहाँ मार्ग, गति, पद्धति अथवा परंपरा का वाचक है, वहीं काव्यशास्त्रीय संदर्भों में विशिष्ट प्रकार की ऐसी पदरचना या लेखन शैली को रीति कहा जाता है जो रचना में विविध गुणों का उन्मेष करती है। रीतकाल के संदर्भ में रीत का अर्थ उपयुक्त दोनों से किंचित भिन्न है, जहाँ वह काव्य रचना की एक पद्धति है जो काव्यांगों के निरूपण से संबंधित है। वस्तुतः हिंदी में रीतकाल के संदर्भ में रीत का अर्थ एक मधी बधाई परिपाटी में काव्यांग निरूपण के माध्यम से प्रस्तुत काव्य रचना पद्धति है। यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में रीत के स्वरूप को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित होगा। जहाँ रीत का सामान्य अर्थ पंथ, मार्ग अथवा परंपरा से
जुड़ता है, वहीं व्यापक अर्थ में रीति का साहित्यिक एवं काव्यशास्त्रीय अर्थ विविध अर्थ छवियों से संबद्ध किया जा सकता है। रीत के पैरेलल, उसके समानार्थी शब्दों में अगर हम देखें तो मार्ग, पथ, पद्धति, प्रथा, परंपरा, प्रणाली, शैली, तर्ज, युक्ति, तरकीब, चलन, नियम, कायदा, रिवाज, तरीका, उपाय, रवायत, इन शब्दों को लिया जा सकता है इनके साथ। इनका प्रयोग पुराने नए अनेक कवियों ने अनेक प्रसंगों में किया है। कुछ वानगी देखें आप, सूरदास के यहाँ इसका प्रयोग कैसे आया है। मधुकर यह कार्य की रीति, रीति यानी उसकी फितरत है, ये यहाँ पर उसके स्वभाव और प्रकृति के रूप में यहाँ रीत का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास कह रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई। यहाँ रीति क्या हो गया, यहाँ रीत एक परंपरा। देव कह रहे हैं अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीति, यहाँ रीत का अर्थ पद्धति। बिहारी कह रहे हैं परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति, यहाँ रीति तरीका, ये कौन सा तरीका है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कह रहे हैं हरिचंद जमाने की रीति यही, विदा के समय सब कंठ लगावें। यहाँ रीति का अर्थ ये परंपरा है, ये रवायत है, ये पद्धति है। अब इतने सारे रीत के अर्थ अलग अलग रूप से स्पष्ट हो रहे हैं इन कविताओं में। अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द आता है वो आता है मेथड या टेक्निक या स्टाइल या कस्टम या ट्रेडिशन। ये सब रीत के एक तरह समानार्थी, एग्जैक्ट तो समानार्थी शब्द नहीं होता किसी शब्द का, मगर मिलते जुलते शब्दों में इनको हम देख सकते हैं। मेथड और स्टाइल रीत को काव्यशास्त्रीय संदर्भों में विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, जहाँ वो अपने सामान्य अर्थ से अलग काव्यशास्त्रीय विमर्श को दूर तक ले जाने वाला पारिभाषिक शब्द बन जाता है। अब रीति और काव्यशास्त्रीय जो रीत संप्रदाय है उसके संबंध में हम बातचीत करें तो रीत शब्द का सबसे पहला उल्लेख होता है संस्कृत काव्यशास्त्र के रीति संप्रदाय के अंतर्गत। और चाहे हम सोचें या न सोचें, लेकिन हमारा ध्यान रूढ़ योगात वलीयसी से रीत संप्रदाय की ओर जाता है। रीति संप्रदाय में क्या जो रीतियों का उल्लेख किया गया है वो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इन रीतियों से हिंदी के रीत काल का न तो प्रत्यक्ष कोई संबंध है और न ही अप्रत्यक्ष कोई संबंध है, क्योंकि हिंदी में जहाँ रीति का अर्थ लक्षण ग्रंथों की रचना के क्रम में काव्य रचना पद्धति है, वहीं संस्कृत काव्यशास्त्र में रीत काव्यशास्त्रीय सिद्धांत विवेचन के अंतर्गत काव्य की शैली के रूप में हम रीत का व्यवहार करते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रायः सभी प्रमुख आचार्यों ने रीति को पदरचना की विशिष्ट शैली माना है। विशिष्ट पदरचना रीति ही, और इसी रूप में संस्कृत आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। रीत का सबसे जो प्राचीन उल्लेख मिलता है वो अग्नि पुराण में, और वहाँ भी वह गुणों से युक्त काव्य की शैली के रूप में दिखाई देती है। जी, तो अलंकारवादी आचार्य दंडी ने रीति को मार्ग के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट रीति को समास पद्धति से जोड़कर देखते हैं। मम्मट रीति को काव्यवृत्ति के रूप में मानते हैं। कुंतक ने रीति का अर्थ मार्ग बतलाया है। आनंदवर्धन रीति को संघटना नाम देते हैं। वहीं राजशेखर रीति को वचन विन्यास का क्रम कहते हैं। रीत के इस अर्थ के साथ अब आप विचार करें तो रीत काल के रीत का कोई तालमेल नहीं बैठता, बल्कि रीति नाम की साम्यता के साथ वह भ्रम भी पैदा करता है। यहाँ वह शैली या मेथड नहीं, वरन वह वस्तु या विषय वस्तु है, मैटर, सब्जेक्ट मैटर की तरह प्रयुक्त होता है। वस्तुतः काव्यशास्त्रीय रीति और रीतकालीन रीत के अर्थों में बहुत अधिक भिन्नता है। अब रीतकाल और रीत काव्य पर अगर बातचीत करें तो ध्यान दें कि हिंदी में रीतकाल की जो समयावधि है वह संवत 1700 से 1900 विक्रमी, सन तिथि में 1643 से 1843 मानी जाती है, और ये 200 वर्षों का समय है। इसमें आचार्य शुक्ल ने जो रीत निरूपक
ग्रंथों की उपलब्धता है उसके आधार पर इसको रीतकाल कहा है, और रचना की प्रकृति के आधार पर इस काल के कवियों की दो श्रेणी बना दी है। पहली श्रेणी उन्होंने बनाई रीत ग्रंथकार कवियों की और दूसरी अन्य कवियों की। उन्होंने उन सभी कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के रूप में स्वीकार किया जिन्होंने किसी न किसी रूप में लक्षण ग्रंथों की रचना की थी या उनमें रीत निरूपक लक्षण ग्रंथ रचना की विशेषताएं विद्यमान थी। हालांकि इस समय रीत ग्रंथ एवं श्रृंगारी रचनाओं से अलग वीर, नीति और भक्ति विषयक विविध रचनाओं की परंपरा भी है, और इसमें भूषण, गोविंद सिंह सूदन द्वारा रचित वीर काव्य, नबी नूर मोहम्मद निसार द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य, बृंद, घाघ, गिरिधर दीनदयाल गिरी द्वारा रचित नीति काव्य, सुंदरदास, चरणदास, गरीबदास, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, यारी साहब, दरिया साहब, गुलाब साहब, सहजोबाई, दयाबाई, भीखा, पलटूदास, एक लंबी परंपरा है इन कवियों की। ऐसे भक्त कवियों द्वारा रचित संत साहित्य, सबल सिंह का महाभारत, पद्माकर द्वारा रचित हिम्मत बहादुर बिरुदावली इत्यादि तमाम रचनाएं सम्मिलित हैं, पर मूल प्रवृत्ति रीति एवं श्रृंगार की होने के कारण शुक्ल जी ने रीतकाल नाम को सबसे उपयुक्त माना। रीतकाल की समय सीमा में रचित पर रीति का निर्वाह न करने वाले कवियों को शुक्ल जी ने अन्य कवियों की श्रेणी में रखा। ऐसे कवियों में घन आनंद, बोधा, ठाकुर और आलम की गणना की जाती है। इन सारे कवियों को उन्होंने अन्य कवि की श्रेणी में रखा। वो अलग बात है कि बाद में सबसे महत्वपूर्ण और बड़े कवि के रूप में उन्होंने घनानंद को चिन्हित किया। अब हम लोग बात करते हैं रीतकाल की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं। रीतकाल की परिस्थितियों पर बात करते हुए हमें ये ध्यान देना होगा कि रीतकाल की जो समूची कविता है वो काव्य कला की कसौटी पर कसी हुई एक कलात्मक प्रस्तुति है। और जब मैं कलात्मक प्रस्तुति कहता हूँ तो उसका आशय ये है कि पूरी तैयारी के साथ जो कविता का बाह्य पक्ष है वो सजाया गया है, संवारा गया है, और वो इस तरह से सजाया और संवारा गया है कि पूरी कविता बहुत मोहक और आकर्षक हो गई है, वो हमें आकृष्ट करती है। इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि अलंकारों का विशिष्ट प्रयोग होगा, और जिसमें शाब्दिक चमत्कार के बहुत सारे जो विविध वर्णित चित्र बनेंगे वो हमें आकृष्ट करेंगे। अगर हमें ध्यान है तो शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में ये कहा था कि वो हाथी के दांत पर जिस तरह से कसीदा बनाया जाता है, बेलबूटे काढ़े जाते हैं, उस तरह की चित्रकारी कर डाली है। शब्दों की शाब्दिक चित्रकारी बिहारी ने की है। तो वो जो शाब्दिक चित्रकारी का मतलब ये हुआ कि कविता का जो बाह्य पक्ष है, बाह्य कलेवर है, बहुत आकर्षक और मोहक है। इसका कारण क्या है? जब हम इसके कारणों की पड़ताल करते हैं या तफसील में जाते हैं तो उस समय का जो परिवेश है राज दरबार का, उस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जो रीतकाल का जो विलासीपूर्ण जीवन है उसमें कला बहुत महत्वपूर्ण है, संगीत की बड़ी उपादेयता है, और शायरी का बोलबाला तो है ही, और इन सबसे जो श्रृंगार परक वातावरण निर्मित होता है उसी परिवेश में रीतकाल की कविता हमारे सामने आती है। और चूंकि वहाँ कलात्मक अभिव्यक्ति का साम्राज्य था, कवियों को ऐसी कविता रचनी होती थी, ऐसी शायरी करनी होती थी कि जिससे कि जो विलासी दरबार की अपेक्षाएं हैं, जो उनका श्रृंगारिक परिवेश और उनकी जो अभिरुचि है, उसके अनुसार वो काव्य रचना कर पाएँ। इसलिए रीतकाल की पूरी कविता उस काल की जो परिस्थितियां हैं, उस काल का जो राजदरबार का परिवेश है, उसी की स्वाभाविक परिणति कहा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन उस काल की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसके कारण ही संभव है
क्योंकि किसी भी देश या समाज के किसी काल विशेष की परिस्थितियां ही उस काल में रचे जाने वाले साहित्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रभावित ही नहीं, मैं तो यह कहूँगा कि वो उनका संचालन भी करती हैं और उस काव्य रचना का नियंत्रण भी करती हैं वो। इसी क्रम में देखें आप तो रीतकाल का जो साहित्य है, उनकी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, वो किस तरह से उस काल के रचना कर्म को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सबसे जो प्रमुख बात है, आप देखें कि उस काल का जो राजनीतिक अपकर्ष है, राजनीति उत्थान की तरफ नहीं नीचे, तो जो राजनीतिक अपकर्ष और संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्ति जो है वो उस काल में व्याप्त है। इसलिए हम उसे कह रहे हैं राजनीतिक अपकर्ष, संकुचित एवं संकीर्ण मनोवृत्ति का काल। रीतकाल का जो परिवेश है उसको हम कह रहे हैं। किसी भी देश या समाज के काल विशेष की राजनीतिक परिस्थितियां उस काल के साहित्य को किस सीमा तक प्रभावित करती हैं, रीतकाल का साहित्य इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। रीतकाल के कमोबेश 200 साल की समयावधि पर अगर आप नज़र डालें तो राजनीतिक दृष्टि से मुगल काल के उत्कर्ष शासन के उत्तरोत्तर अपकर्ष से अवनति की ओर जाते हुए शासन की कहानी है। अकबर के शासनकाल में उसकी राजनीतिक कुशलता और उदार दूरदृष्टि ने मुगल शासन को जिन ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया था, जहांगीर के शासन काल में ही उसकी मस्ती का आलम वाली प्रवृत्ति के कारण उसमें बहुत गिरावट आने लगी। उसके बाद शाहजहां के शासन काल में हालांकि प्रशासनिक रूप से साम्राज्य विस्तार तथा कलात्मक उत्कर्ष का चरम वैभव इस काल में दिखाई देता है। यहाँ तक कि कला और साहित्य, न्यायप्रियता, सामाजिक व्यवस्था आदि की दृष्टि से उसे मुगल काल का स्वर्ण युग तक कहा जाता है। पर उसके शासन के उत्तरार्ध तक उसकी अतिविलासी एवं घोर अपव्यय की उद्दाम प्रवृत्ति ने मुगल काल की अवनति का रास्ता दिखला दिया। ऐसी परिस्थिति में रीतकाल का साहित्य जिस रूप में हमारे सामने आया, उसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि रीतकालीन साहित्य में उस काल के समाज की दारुण व्यथा और करुण कथा के जर्जर चित्र दिखाई नहीं देते, पर राज सत्ता की शाही और सामंती प्रवृत्ति की जीती जागती तस्वीर उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। शाहजहां के अंतिम दिनों तथा औरंगजेब के शासन और उसके बाद जब मुगल काल के पतन का समय आ गया, तब भी शासन की विलासी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। मोहम्मद शाह रंगीला की विलासिता तो सर्वविदित है ही। इस काल में संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्ति केवल विलासिता तक सिमट गई थी। परिस्थिति निरपेक्षता उत्तर मुगल काल की सामान्य प्रवृत्ति बन गई थी। इसी राजनीतिक पराभव और अपकर्ष की अवधि में रीतकालीन कविता की सर्जना हो रही थी। अब उपयुक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति में जन्मी, पली और बढ़ी रीतकालीन कविता में उस काल का सामंती और विलासी जीवन पूरी तरह परिलक्षित होता है, जिसमें शासक वर्ग की विलासिता और संकुचित संकीर्ण मनोवृत्ति को संतुष्ट करने का उपक्रम दिखाई देता है। हम अगर थोड़ा सा और विस्तार से ध्यान दें तो जहांगीर, जिसको सबसे न्यायप्रिय शासक माना जाता है, उसके समय में न्याय की प्रवृत्ति को इस तरह से आंकिए आप कि उनके यहाँ एक न्याय की घंटी बंधी थी और ये कहा गया कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो उसे बजा दे, मगर वो घंटी कभी बजी नहीं। शाहजहां के काल में भी जिस तरह की उद्दाम विलासिता हमें दिखाई देती है, ताज का निर्माण करवाया गया। ताज पर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, काल के गाल पर अश्रुबिंदु। ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पंत ने उसको कहा कि मृत्यु का पार्थिव पूजन। शाहिर ने उसकी एक, जो हालांकि शाहिर को फिल्मी शायर के रूप में तस्लीम किया जाता है, लेकिन एक प्रगतिवादी सोच वाले प्रगतिशील रचनाकार के रूप में उन्होंने ताज पर जो अपनी नज़्म लिखी है, वो भी ताज की असली कहानी कहती है। तो धीरे धीरे अकबर के बाद मुग़ल काल पतन की ओर चलता गया और उस पतन काल में जो वहाँ का विलासी परिवेश निर्मित होता गया, उसी काल की उद्भूति को के रूप में हम रीतकाल की पूरी कविता को देखते हैं। और उसी के समानांतर
दरबारों में रची जाने वाली उर्दू शायरी को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम विचार करें तो सामाजिक अवनति एवं अतिविलासी प्रवृत्तियों के प्रभुत्व का काल हम इस काल को कह सकते हैं। आदिकाल की जो परिस्थिति है वो संक्रांति काल की है और संघर्ष की बेला है। जब उस संक्रांति काल और भीषण संघर्ष की बेला से निकलकर भारतीय समाज भक्तिकालीन पुनरुत्थान की शांति बेला में प्रवेश करता है, तो एक लंबे संघर्ष आंदोलन के बाद समाज में शांति, समरसता और एकता का वातावरण निर्मित होता है। इस समन्वय के लिए भक्त कवियों, संतों, सूफियों और सहिष्णु शासकों ने व्यापक प्रयास किया था। अकबर के शासनकाल तथा सामाजिक समरसता का जो ताना बाना, उसकी जैसी उदार दृष्टि और सभी धर्मों, वर्गों, संप्रदायों को समान रूप से मानने वालों के प्रयास से बहुत ही अविच्छिन्न बना रहा था, उसके बाद वह जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया, क्योंकि अकबर के बाद के शासकों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत बहुत उदार और सहिष्णु नहीं रह सका। उनका संबंध सामान्य जन से दिनों दिन कम होता गया और वे मात्र विलासी जीवन जीने को अभ्यस्त हो गए। उनके इस शाही विलासता का असर छोटे राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, मनसबदारों, सामंतों पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ा और उन्होंने भी उसी के अनुरूप अपनी जीवन शैली को ढाल दिया। उनके रहन सहन, ठाट बाट को देखकर एक अलग दुनिया का आभास होता था, जो शेष समाज से कटी हुई प्रतीत होती थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे समाज में जो पनाह पाने वाले कवि हैं, शायर हैं, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए जो सर्जन कर रहे हैं, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा ही। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे परिवेश में उनकी अपेक्षाओं के विपरीत कोई काव्य सर्जन, कला सर्जन या श्रृंगार की जो निर्मिति हो रही थी वहाँ पर, वो उनकी मनोवृत्तियों से अलग एक समाज बना सके। तो समाज में उनके विलासी जीवन और शान शौकत का अनुसरण करना आम बात हो गई थी। एक और वैभव और विलासता में डूबा हुआ समाज और दूसरी ओर आम आदमी की साधारण जिंदगी, जिसमें गरीबी और जलालत के सिवा और कुछ नहीं था। समाज में स्पष्ट रूप से एक वर्ग विभाजन दिखाई दे रहा था। दोनों की सामाजिक स्थिति में पूर्व और पश्चिम का अंतर था। मुगल शासन के अंतिम दिनों में भारतीय समाज के यही दो आर्थिक वर्ग थे, राजा, सामंत, मनसबदार। ये भोक्ता वर्ग था, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये शोषक वर्ग था, और कृषक और श्रमिकों का उत्पादक वर्ग, जिसे आप शोषित वर्ग के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। स्पष्ट विभाजन था, एक सत्ता वर्ग, दूसरा कृषक और मजदूर वर्ग। अब दोनों, जाहिर सी बात है, दोनों दो ध्रुव हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स को भी हम याद कर सकते हैं कि दोनों में परस्पर कितना बैर होता है, कोई तालमेल नहीं, कोई लगाव नहीं। दोनों का परस्पर का संबंध धीरे धीरे क्षीण होता गया, और जब मुगल काल का अंतिम दिन आया तो इनकी दोनों की दुनिया जो है लगभग अलग हो गई। ये द्विवेदी जी का भी इसी संदर्भ में ये कथन बहुत उल्लेखनीय है, जब वो कहते हैं कि सत्ता का जो शोषित वर्ग है, जो वहाँ का आम जन है, उससे कोई संपर्क और संबंध नहीं रह गया था। दोनों एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए थे। अब आप कल्पना करते हैं कि ऐसी जब सामाजिक अवनति का समय होगा, तो जो उस समय रचित उस दरबारी परिवेश में सामाजिक अवनति के काल में रीतकाल की जो कविता है, वो राजदरबार के विलासी जीवन से अलग कैसे हो सकती है। इसलिए रीतकाल की पूरी कविता में आप देखेंगे तो विलासी जीवन की झांकी तो है, उनके उद्दाम विलासता का मोहक चित्र तो प्रस्तुत करती है, लेकिन उसमें आम आदमी के आम जीवन के साधारण चित्रों के दर्शन नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से यह काल सामाजिक अवनति और अतिविलासी प्रवृत्तियों के प्रभुत्व का काल है,
और इसी रूप में ये स्मरण किया जाता है और उसी के प्रभाव में जो रची जाने वाली रीतकाल की कविता है पूरी तरह से उसी विलासी जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आगे अगर हम रीतकाल की परिस्थितियों पर बातचीत करें तो एक और महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने उभर कर आता है और वो इस रूप में रेखांकित किया जाएगा कि सांस्कृतिक पराभव एवं धार्मिक पतन की पराकाष्ठा का काल। इस रूप में हम उस पूरे कालखंड को याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व मध्यकाल में सांस्कृतिक गौरव और उत्थान की जो उच्च परंपरा स्थापित हुई थी, काव्य के माध्यम से जीवन के जो उदात्त मूल्य स्थापित किए गए थे, उत्तर मध्यकाल में उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है और समाज में प्रसरित सांस्कृतिक प्रदूषण से उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां व्याप्त हो जाती हैं। भक्ति काल में अगर हम देखें तो भक्त कवियों व संत कवियों के प्रयास से सांस्कृतिक गौरव की एक बहुत ऊंची झांकी निर्मित हुई थी। रीतकाल के परिवेश में आकर उस गौरवपूर्ण झांकी में निरंतर ह्रास होता गया है। संत कवियों और सूफी संतों के अकुंठ निश्चल सामूहिक प्रयास से समाज में जो सौहार्द और सांस्कृतिक समरसता का परिवेश बना था, संतों और सूफियों की वाणी से हिंदू मुस्लिम के बीच जो आपसी मेलजोल, भाईचारा और समन्वय का वातावरण जो निर्मित हुआ था, वह धीरे धीरे आगे चलकर बहुत कमज़ोर होता गया और वो एक मजबूत ताना बाना ताड़ ताड़ होता हुआ नजर आता है। वैभव और विलास के खुले प्रदर्शन ने सभ्यता और संस्कृति को अपनी चपेट में लेकर सामाजिक अराजकता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम स्वाभाविक था। समाज में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला, पाखंड और आडंबरों का बहुत अधिक बोलबाला हो गया। पूजा पाठ के जो पवित्र स्थल थे, वे भी विलासता और घोर श्रृंगारिकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। धार्मिक विघटन के परिवेश में धर्म प्रसार और प्रचार के केंद्र भी इस सांस्कृतिक प्रभाव के काल में विलास सुख की ओर उन्मुख होने लगे। सांस्कृतिक प्रदूषण के इस दौर में संप्रदायों और मठों की जो आपसी लड़ाई है, उनके आपस में जो प्रतिद्वंदी होने का भाव है, वो इतना चरम शिखर पर पहुंच गया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सांस्कृतिक प्रदूषण के इस दौर में संप्रदायों और मठों की आपसी प्रतिद्वंदिता चरम पर पहुंच गई थी। सांस्कृतिक पराभव और धार्मिक पतन की पराकाष्ठा के इस परिवेश में रीतकाल में काव्य रचना करने वाले कवियों से किस प्रकार के काव्य सर्जन की उम्मीद की जा सकती है, और इसी कारण से जो इस सांस्कृतिक प्रदूषण के काल में जो रचना हुई है उसका अनुमान हम सहजता से लगा सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसके संबंध में हम चर्चा करें कि रीतकाल की कविता अपने परिस्थिति की उद्भूति है, इस रूप में क्यों है, तो हमारा ध्यान जाता है कि साहित्यिक दृष्टि से नैतिकता रहित नवीन और कलात्मक उत्कर्ष का काल है। इस रूप में हम इसे रेखांकित कर सकते हैं। साहित्य में नैतिकता तो कम दिखाई देती है, लेकिन जो नवीनता है रीतकाल की कविता की और कलात्मकता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उत्कर्ष रूप में दिखाई दे रही है। रीतकाल में जो रचित काव्य है उसका जो स्वरूप बनता है पूरा, वह एकदम से इस रूप में नहीं आया है, वरन उसमें जो उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि है तथा उस काल की जो प्रेरक साहित्यिक परिस्थितियां हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन परिस्थितियों ने, उस परिवेश ने इसके लिए एक तरह से उर्वरा का काम किया है। हालांकि इस काल का जो साहित्य सृजन कलात्मक रूप से बहुत ऊंचाई पर है और नवीन साहित्यिक मानदंडों की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट और चमत्कारपूर्ण है, लेकिन जो उससे पहले भक्ति काल में जो उदात्त मूल्यों को स्थापित करने वाले
रचना कर्म को अगर हम देखें ध्यान में, तो उससे वो कमतर है और कहीं बहुत नीचे लेवल पर जाकर नैतिकता रहित भी है। क्योंकि भक्ति काल की जो उदात्तता है वह रीत काल में हम अपेक्षा नहीं कर सकते। रीत काल में जहाँ भक्ति काल का साहित्य आप देखें, एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण लेकर लोक कल्याण और जन उन्मुखी भावना से प्रेरित और अनुप्राणित था। सुर सर सम सबका हित होई, तुलसीदास जैसे कवियों ने उद्घोषणा की थी। तो वहाँ जीवन के उदात्त मूल्यों की स्थापना का प्रयास दिखाई देता है। रीत काल में आकर वह एक बारगी हमें बिल्कुल समाप्त होता हुआ दिखता है। कारण उसका यही है कि रीत काल की पूरी कविता एक वर्ग विशेष की श्रृंगारी और विलासी भावनाओं को तुष्ट करने के लिए लिखी जा रही थी, और इसी कारण से उसमें जीवन के जो उदात्त मूल्य हैं वे कम दिखाई देते हैं और उसका स्वरूप नैतिकता रहित हो जाता है। रीतकाल के साहित्यिक परिवेश की जो पृष्ठभूमि है, ये भक्ति काल के अंतिम दिनों से ही बनने लगी थी, जब अकबर के समय में केशवदास जैसा भक्त कवि सुंदरियों द्वारा बाबा कहे जाने पर अपने श्वेत केसों के लिए अफसोस प्रकट कर रहा था। बड़ा प्रसिद्ध है वो दोहा कि केशव केसन अस करी जस अरिहून कराई चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कई कई जाए। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि इस दोहे ने आधुनिक उर्दू साहित्य के एक बहुत बड़े कवि जोश मलिहाबादी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कता रस डाला। बड़ा मौजू और प्रासंगिक है, इसलिए मैं उसका उल्लेख कर देता हूँ कि मर्जी हो तो सूली पर चढ़वाना या रब, या नारे जहन्नम में जलाना या रब, मासूक कहें आप हमारे हैं बुज़ुर्ग, नाचीज़ को वह दिन न दिखाना या रब। बिल्कुल वही की वही प्रस्तुति जो केशव कर रहे हैं, वही जोश मलिहाबादी अपने इस कते में करते हुए दिखाई देते हैं। कल्पना की जा सकती है कि केशव जैसा कवि अपने आप के श्वेत केसों को देखकर बाबा कहे जाने पर कितना अफसोस प्रकट करता है, तो उस काल के श्रृंगारी घोर परिवेश को हम जान पाएंगे। श्रृंगार और विलास प्रेमी जहांगीर जिस समय शासन व्यवस्था से बेखबर कश्मीर की राजकीय यात्राएं कर रहा था, बलभद्र मिश्र जैसा कवि नायिका रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर नक्शिक जैसी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा था। उसी परंपरा में उत्तर मुगल काल में कला प्रेमी शाहजहां जहां मुमताज़ महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवा रहा था, वहीं बिहारी सरीखे कवि अतिशय श्रृंगारिकता का मानसल राग अलाप रहे थे। साहित्य संगीत कला से विमुख औरंगजेब जिस समय भावुक होकर औरंगाबाद में बैठा हुआ था, कमोबेश उसी समय देव जैसा कवि विलासतापूर्ण कामुक श्रृंगारिक वर्णनों में व्यस्त था। कहने का भाव यह है कि उस समय राजसत्ता और साहित्य दोनों में विलासता और श्रृंगारिकता का परिवेश छाया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में यह आश्चर्य नहीं कि जहां शासन शालीमार बाग, निशात बाग, मयूर सिंहासन, ताजमहल, औरंगाबाद आदि के निर्माण में तल्लीन था, वहीं साहित्य में रसिक प्रिया केशवदास, नक्शिक रसविलास बलभद्र मिश्र, अलक शतक, तिल शतक मुबारक, अंग दर्पण रसलीन आदि रचनाएं, श्रृंगारिक रचनाएं बहुतायत से इस काल में रची जा रही थीं। रीत काल का कमोबेश सारा रचनात्मक सर्जन राजाश्रय की छत्रछाया में हुआ है। इस कारण से इस काल की काव्य सर्जना उन्हीं आश्रयदाताओं की रुचि अभिरुचि से परिचालित संचालित हो, ऐसा अनिवार्य सा हो गया था। कवि और कविता दोनों के लिए राज दरबार में ही सम्मानजनक स्थान मिल सकता था। इसलिए कविगण अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा से ऐसी सजावटी, बनावटी और चमत्कार पैदा करने वाली कलात्मक काव्य रचना में प्रवृत्त हो रहे थे, जिससे उन्हें राज दरबार में सम्मान मिले, पद और प्रतिष्ठा मिले, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उन्हें अपने काव्य रचना पर उचित पारिश्रमिक यानी अर्थ लाभ भी हो।
कविता को सजावट और बनावट की वस्तु की तरह कलात्मक सांचे में ढालना इस काल के कविकर्म का अनिवार्य अंग हो गया, जिसमें कलात्मक चारुत्व और किसी सीमा तक नूतनता का आग्रह तो है, पर उसमें उदात्त भावना युक्त नैतिकता का भाव है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिभाशाली कवि की संपूर्ण काव्य प्रतिभा काव्य कलेवर को अलंकृत करने में ही लगी रही। इसलिए कविता का बाह्य कलेवर तो आश्चर्यजनक ढंग से कलात्मक ऊंचाइयों पर स्थापित हो गया, पर काव्य सर्जन के स्वच्छंद उन्मुक्त प्रवाह में अनुभूतिगत मौलिक चेतना का जो प्रवाह हो सकता था वह बहुत कुछ दब सा गया। इसे उस काल की साहित्यिक परिस्थिति की स्वाभाविक परिणति कहा जा सकता है। वाह वाह जैसी कविता कलात्मकता की अभिव्यक्ति में वाह वाह की कलात्मकता तो हमारे सामने आती है, लेकिन कविता केवल वाह वाह भी नहीं होती है, कविता आह आह भी होती है। इस अंतर को बिहारी के वाह वाह में और घन आनंद के आह आह में दोनों के स्पष्ट अंतर को देखा जा सकता है। कविता के बारे में कहा ही जाता है कि वो वेदना की उद्भूति है, और वेदना से उसकी जब उद्भूति होती है तो उसमें आह का स्वर ज़्यादा प्रभावित करता है, बनस्बत इसके कि बिहारी के वाह के स्वर की तरह। इसलिए रीतकाल की पूरी कविता, घन आनंद चूँकि रीतेतर कवि हैं, रीति मुक्त कवियों में उनका नाम आता है, तो अगर हम कलात्मकता की परिणति या कसौटी पर कसें तो बिहारी की कविता हमें कलात्मक तो दिखाई देती है, वाह वाह के लिए तो प्रेरित करती है, लेकिन जो एक मर्म और वेदना का जो करुण प्रवाह कविता का प्राण तत्व है वह उसमें नहीं दिखाई देता। यह रीतकाल के संपूर्ण श्रृंगारी कविता को केंद्र में रखकर कहा जा सकता है। इसलिए नैतिकता का अभाव रहते हुए भी इस काल की कविता कलात्मकता और नवीनता लिए हुए है, इसमें दो राय नहीं। अगर हम अपनी बातों को निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करें तो ये बात सामने आएगी कि रीतकाल की समूची हिंदी कविता अपने युग परिवेश में व्यापारिक बहुत ज़्यादा व्यापक ढंग से श्रृंगारिक भावनाओं को बहुत प्रभावी रूप में अभिव्यक्त करती हुई कलात्मक कविता है। उसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो रीत निरूपण करने वाले काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों के माध्यम से काव्य अभिव्यक्त करना है। इसके साथ ही नायिका भेद और विविध पक्षी श्रृंगारपरक रचनाओं के माध्यम से रीतकाल का स्वरूप बनता है। राजश्रय और राज दरबार में फलने फूलने के कारण इस काल की कविता में पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कारपूर्ण कलात्मक काव्य रचना की आम प्रवृत्ति दिखाई देती है। रीतकाल की कविता अधिकांशतः बाह्य अभिव्यक्ति की कविता के रूप में चमत्कारिक कोट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ऐसी काव्याभिव्यक्ति के लिए रीतकालीन कवियों ने अपने पूर्ववर्ती विविध साहित्य से सहारा लेकर काव्य सर्जन का प्रयास किया। वहीं पूर्ववर्ती साहित्यिक रचना सामग्री रीतकालीन कविता के प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में रचित लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतकाल का जो स्वरूप है वो निर्मित होता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि रीतकाल का समूचा साहित्य अपने युग और परिवेश परिस्थितियों से निर्मित साहित्य है, जिस पर उस काल के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का पूरा प्रभाव है, और राज दरबार और राज सत्ता के प्रभाव से वह कलात्मक तो हो गई है, लेकिन उसका स्वरूप नैतिकता रहित भी है। भले उसमें भक्ति काल का उदात्त जीवन मूल्य नहीं दिखाई देता हो, लेकिन काव्यत्व की नवीनता की दृष्टि से वह एक नवीन काव्य प्रवृत्ति के सामने हमारे सामने आती है, इसमें संदेह नहीं।